साल था 1974। गर्मियों के दिन थे। अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाला 16 साल का लड़का अपने पिता के घर आया हुआ था। परिवार राजनीति से जुड़ा था तो दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी। इसी दुश्मनी में पड़ोसियों ने शाम करीब 7 बजे उस लड़के के घर पर हमला कर दिया और पूरा घर ढहा दिया। देर रात 2 बजे पुलिस पहुंची और उसने दोनों ही पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की। जान से मारने की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज हुआ। पिता और चाचा के साथ उस बच्चे की भी गिरफ्तारी हुई और फिर रिहाई भी हुई। और वक्त बीतने के साथ साथ वो बच्चा पहलवानी और घुड़सवारी करते हुए राजनीति में आया। छात्र संघ के चुनाव से शुरू हुए सियासी करियर ने उसे 6 बार लोकसभा तक पहुंचाया और कभी जिसके घर को उसके पड़ोसियों ने ढहा दिया था, उसने अपने दम पर ना सिर्फ घर बनाया बल्कि पूरा का पूरा शहर ही बसा डाला और नाम दिया नंदिनी नगर। जिसे अपने गांव में एक स्कूल तक के लिए मोहताज होना पड़ा, उसने 50 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल बनवा दिए। जिसे कभी जान से मारने की कोशिश में फर्जी मुकदमे का सामना करना पड़ा, उसने खुलेआम ऐलान किया कि हां, मैंने एक हत्या अपनी राइफल से की। एक ऐसा नेता जो राम मंदिर आंदोलन के लिए भी जेल गया और दाऊद इब्राहिम की मदद करने के लिए भी, जिस पर हत्या की कोशिश के साथ साथ कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष रहते हुए यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके पास 1.5 करोड़ का घोड़ा भी है और 10-10 करोड़ के 2-2 हेलीकॉप्टर्स भी, जिसके हर पार्टी में अच्छे दोस्त भी हैं और हर पार्टी में बड़े से बड़े दुश्मन भी, जिसने राज घराने से लेकर माफिया तक से लोहा लेने में कभी कोई कोताही नहीं बरती और जिसके जीवन में 3 P यानी कि पैलेस, पंडित और पुलिस से हमेशा ऐसा टकराव होता रहा कि उसके लिए गाना ही बन गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में बात अपने इलाके में सबसे ज्यादा दबदबा रखने वाले नेता बृजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर पूर्वांचल के सभी बाहुबलियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। पूर्वांचल की राजनीति में अगर किसी को जरा भी दिलचस्पी होगी तो वो बृजभूषण शरण सिंह के नाम से अनजान तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये नाम अवध और पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र में पिछले 30 साल से भी ज्यादा वक्त से इस वजह से मौजूद है कि इलाके की 4-5 लोकसभा और 20 से ज्यादा विधानसभा में होता वही है जो बृजभूषण शरण सिंह चाहते हैं। लेकिन ये सब ना तो कुछ दिनों में बना और ना ही कुछ सालों में। ये कहानी लंबी है और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा के विष्णुहरपुर गांव से। उस गांव के रहने वाले चंद्रभान शरण सिंह आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में गोंडा की विधानसभा तरबगंज से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आजादी के आंदोलन में चंद्रभान शरण सिंह भी बतौर कांग्रेसी शामिल रहे थे, तो इलाके में उनकी खूब इज्जत थी। इन्हीं के भाई के बेटे थे जगदंबा शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह इन्हीं जगदंबा शरण सिंह के 6 बेटों में से एक हैं। बृजभूषण के 4 भाइयों की मौत कम उम्र में ही हो गई थी। एक बड़े भाई थे जिनके साथ बृजभूषण अपने गांव के खेत खलिहान की खाक छाना करते थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई विष्णुहरपुर गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। 6वीं क्लास की पढ़ाई के लिए बृजभूषण को गोंडा जाना पड़ा। वहां नवाबगंज के श्री गांधी इंटर कॉलेज में बृजभूषण का दाखिला हुआ। गांव से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर की ही थी, तो गांव से स्कूल जाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते बृजभूषण के इकलौते बचे भाई की भी मौत हो गई। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 बच्चे पहले ही मर चुके थे और चौथे की मौत ने पूरे परिवार को ही तोड़ दिया। ऐसी आपदा में पड़ोसियों को अवसर दिखने लगा। ये वो वक्त था जब उस पूरे इलाके में एक राजा साहब की खूब चलती थी। उनका नाम था आनंद सिंह, जो मनकापुर रियासत के राजा हुआ करते थे और इलाके में लोग उन्हें अन्नू भैया के नाम से जानते थे। लेकिन अन्नू भैया के परिवार की बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से कभी नहीं बनी। ये अदावत चंद्रभान शरण सिंह के वक्त से ही चली आ रही थी।
जो राजनीतिक थी। ऐसे में आनंद सिंह को मौका मिल गया ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार पर हावी होने का, और इसके लिए आनंद सिंह ने ब्रजभूषण शरण सिंह के पड़ोसियों को अपने पाले में कर लिया। तब आनंद सिंह गोंडा से सांसद हुआ करते थे। 1971 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस ओ से चुनाव जीता, जब कांग्रेस के टूटने के बाद इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बना ली थी और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अपनी वेबसाइट पर ब्रजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं कि तब दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ गई थी कि पड़ोसियों ने ब्रजभूषण को भी मारने की कोशिश की। उनका स्कूल जाना भी मुहाल हो गया। एक बार तो ऐसा हमला हुआ कि उन्हें पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसे में ब्रजभूषण के पिता ने फैसला किया कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर भेज दिया जाए। गोरखपुर के चौरा चोरी में उनके मामा रहते थे, जो एक सरकारी मुलाजिम थे। तो 8वीं की पढ़ाई के बाद 1972 में ब्रजभूषण अपने मामा के पास चौरा चोरी चले गए। फिर आया साल 1974, जब गर्मियों में ब्रजभूषण छुट्टियां बिताने के लिए विष्णुहरपुर आए हुए थे। अचानक एक दिन शाम करीब 7 बजे पड़ोसियों ने घर पर धावा बोल दिया। पूरा घर ही ढा दिया गया। देर रात पुलिस पहुंची तो उसने दोनों ही पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, और यह मुकदमा दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का। पिता, चाचा और खुद ब्रजभूषण तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हुआ पहला मुकदमा था, जिसकी संख्या वक्त बीतने के साथ बढ़ती ही चली गई, क्योंकि घर पर हुए हमले ने ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी दिशा ही बदल दी थी। गोरखपुर छूट चुका था और पढ़ाई करनी ही थी, तो अगला ठिकाना बना अयोध्या का साकेत महाविद्यालय। ब्रजभूषण जब साकेत महाविद्यालय गए तो एक दिन वहां कुछ मंचले एक लड़की को छेड़ रहे थे। ब्रजभूषण से देखा नहीं गया और उन्होंने उन लड़कों को पीट पीट कर भगा दिया। स्थानीय पत्रकारों के बीच ये चर्चा भी आम है कि कॉलेज के ही एक मामले में तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने हैंड ग्रेनेड तक चला दिया था, लेकिन वो बात कभी साबित नहीं हो पाई। हालांकि अपने इंटरव्यूज में ब्रजभूषण इस वाकये को याद करते हुए बताते हैं कि छात्र संघ चुनाव की गिनती चल रही थी तो विरोधियों ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया था। मैंने हैंड ग्रेनेड नहीं फेंका था, मैं इतना हल्का काम नहीं करता था कि हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद चलाएं। हाँ, मुक्का थप्पड़ चल जाता था। अब इसका सच चाहे जो हो, लेकिन 1979 में ब्रजभूषण शरण सिंह छात्र संघ का चुनाव जीतकर महामंत्री बन गए। इसके अगले ही साल ब्रजभूषण की शादी हो गई। परिवार और पढ़ाई के बीच खुद को साधते हुए ब्रजभूषण ने अपने शौक भी पूरे करने शुरू किए। उनका शौक था कुश्ती। अखाड़े में वो खूब वक्त देते थे। ऐसे में तब इलाके के नामी पहलवान जैसे जनार्दन सिंह, राम आसरे, रामचंद्र पहलवान और गंगा प्रसाद से उनकी अच्छी बनने लगी थी। राजनीति में उनके दोस्त छात्र नेता रविंदर सिंह, गुड्डू जायसवाल, शीतल पांडे, विश्वकर्मा द्विवेदी और बलवंत सिंह हुआ करते थे। वहीं अयोध्या की पढ़ाई लिखाई ने उन्हें अयोध्या के संतों में भी लोकप्रिय बना दिया था। बात चाहे रामचंद्र परमहंस की हो या फिर नृत्य गोपाल दास की, दोनों का ही आशीर्वाद ब्रजभूषण सिंह को मिला हुआ था। हरिशंकर दास, स्वामी ज्ञान दास और धर्मदास संत होने के साथ ही अखाड़ों में भी दिलचस्पी रखते थे, तो इस नाते इन संतों ने भी ब्रजभूषण को आशीर्वाद दे रखा था। भगवत जन, संतों की सेवा, राजनीति, कुश्ती और पढ़ाई से परिवार के बीच वक्त गुजारते हुए साल आया 1987, और तब तक ब्रजभूषण के चाहने वाले उन्हें कॉलेज से बाहर की राजनीति में सक्रिय होने के लिए दबाव डालने लगे। ब्रजभूषण तैयार हो गए। कॉलेज के बाहर राजनीति का पहला अखाड़ा बना गन्ना समिति के डायरेक्टर का चुनाव। तब गन्ना समिति पर मनकापुर वाले राजा आनंद सिंह का दबदबा हुआ करता था। कहने वाले कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह कभी आनंद सिंह के करीबी हुआ करते थे, साथ मिलकर भी काम किया था, लेकिन ब्रजभूषण की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने दोनों को अलग कर दिया। हाँ, ये बात दीगर है कि ब्रजभूषण इस बात को कभी नहीं मानते कि उनकी करीबी कभी आनंद सिंह के साथ रही थी। तो अलगाव के बाद जब ब्रजभूषण ने गन्ना समिति के डायरेक्टर का चुनाव लड़ना तय किया तो आनंद सिंह के प्रभाव में आकर तत्कालीन एसपी ने ब्रजभूषण को अपने दफ्तर बुलाया और नामांकन वापस लेने को कहा। गुस्से में ब्रजभूषण शरण सिंह ने गालियां देते हुए एसपी ऑफिस में ही एसपी के ऊपर पिस्टल तान दी। ब्रजभूषण इस किस्से को खूब ठीक से बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे लेने के लिए दरोगा आया था, कहा कि कप्तान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो हमने कहा, भाई तुम्हारी गाड़ी से अगर मैं जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि तुम गिरफ्तार करके लाए हो।
टाइम तय कर लो और मैं कप्तान साहब से मिल लूंगा। टाइम तय हुआ शाम 4 बजे का। तब मैंने हनुमान सिंह सुधाकर को फोन किया, जो स्वतंत्र भारत के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। एक प्रेमी जी पत्रकार थे, उनको भी फोन किया। कहा कि एसपी ने मुझे बुलाया है, कुछ कहा सुनी हो सकती है, आप लोग रहेंगे तो मेरी रक्षा हो जाएगी। दोनों पत्रकार जाकर पहले से बैठे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, कुर्सी लेकर बैठने की कोशिश की, तुरंत कप्तान साहब मेरे ऊपर भड़क गए। कहा कि बिना आनंद सिंह की मर्जी के चुनाव लड़ोगे, जाकर बैठ जाओ वरना तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। मेरे हाथ में पिस्टल थी। मैंने कहा कि तुम कल इनकाउंटर करोगे, मैं अभी करता हूं। काफी देर तक बहस हुई, फिर मैं अपनी बुलेट पर बैठा और चला आया। उस चुनाव में कुल 33 वोट हुआ करते थे। बृजभूषण को 33 में से 27 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। अगले साल 1988 में उन्होंने तय किया कि वो गोंडा के नवाबगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। सामने जो प्रत्याशी थे वो मनकापुर वाले महाराज आनंद सिंह के खास हुआ करते थे। ऐसे में मुकाबला कड़ा था और इस कड़े मुकाबले में बृजभूषण शरण सिंह महज 1 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन इस हार के बाद भी इलाके में उनका दबदबा कायम हो गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि कोई तो है जो अब मनकापुर के महाराज आनंद सिंह का मुकाबला कर सकता है। और इस लड़ाई को इस कदर भी देखा गया कि अब एक आम आदमी है, आम राजपूत है, जो राजा साहब के वर्चस्व को, राजमहल के वर्चस्व को चुनौती देने लगा है। ये वही वक्त था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। अयोध्या के संतों के साथ बृजभूषण शरण सिंह भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन ने तब और जोर पकड़ लिया जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू कर दी। लालू यादव ने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर जब इस रथ को रोक दिया, तो उस वक्त अयोध्या में बृजभूषण शरण सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। तब करीब 1 महीने तक बृजभूषण जेल में रहे थे। जेल से निकलने के बाद आडवाणी ने जब अयोध्या से अपनी यात्रा फिर से शुरू की, तो बृजभूषण उस रथ के सारथी की तरह दिन रात लगे रहे। नतीजा यह हुआ कि साल 1991 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बृजभूषण सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें गोंडा से बीजेपी का टिकट दे दिया। एक नेता जो अभी तक सिर्फ छात्र संघ का चुनाव जीता था, जो गन्ना समिति का डायरेक्टर भर रहा था और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो ब्लॉक प्रमुख तक नहीं बन पाया था, उसे लोकसभा का टिकट मिल गया। और वो भी उस आनंद सिंह के खिलाफ, जो ना सिर्फ मनकापुर रियासत के राजा थे, बल्कि तब 3 बार सांसद भी रह चुके थे। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह ने अपना पूरा चुनाव राजमहल बनाम आम आदमी पर केंद्रित कर दिया। राम मंदिर के आंदोलन पर सवार होकर भाजपा कल्याण सिंह के नेतृत्व में यूपी में सरकार बना ही चुकी थी और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी बरकरार था। तो राम का नाम भी काम आया और बृजभूषण सिंह की दबंग छवि भी। और जब नतीजा आया तो बृजभूषण शरण सिंह ने राजा का किला ध्वस्त कर दिया। 1991 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने मनकापुर के राजा और 3 बार के सांसद आनंद सिंह को करीब 1,13,000 वोट से मात दे दी। इसके बाद तो बृजभूषण सिंह का सियासी रसूख इतना बड़ा हो गया कि उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। बृजभूषण भले ही गोंडा से सांसद बने थे, लेकिन उनकी धाक अयोध्या से लेकर कैसरगंज, बलरामपुर और बहराइच तक पहुंच गई, क्योंकि तब हर छोटे बड़े काम के लिए लोग राजमहल का रास्ता नहीं देखते थे, बल्कि बृजभूषण सिंह ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। वो लोगों की फरियाद सुनते और तुरंत फैसला भी करते। बृजभूषण अब उस इलाके के सबसे बड़े हिंदू नेता और भाजपा नेता थे, जिनके एक इशारे पर हजारों लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। अयोध्या में हुई कार सेवा के बाद 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा ढहाया गया, तो इसे ढहाने वाले 40 मुख्य आरोपियों में एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी था। मस्जिद विध्वंस में सीबीआई ने जो शुरुआती गिरफ्तारियां की थी, उनमें बृजभूषण सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। अपने इंटरव्यूज में बृजभूषण बताते हैं, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। मैंने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैंती, फावड़ा और कुदाल पहुंचाया। मैंने ढांचा गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक मैं वहीं था।
इस केस में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल था। वो इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन साल 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। ब्रजभूषण को एक और मामले में क्लीन चिट मिली थी, लेकिन वो मामला भी बेहद पेचीदा था, जिसमें तब ब्रजभूषण पर सख्त कार्रवाई हुई थी। हुआ ये था कि बॉम्बे में 2 सितंबर 1992 को एक शूट आउट हुआ था। बॉम्बे के मशहूर जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में एक अपराधी भर्ती था जिसका नाम था शैलेश हल्दनकर। वो बॉम्बे के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की गैंग का मेंबर था। उस वक्त अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच भयंकर अदावत चलती थी, जिसमें अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई यानी कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने जेजे अस्पताल में शैलेश हल्दनकर को मरवा दिया। मुंबई के इतिहास में यह पहला मौका था जब वहां AK-47 चली थी। इस हमले में शैलेश के अलावा 2 कांस्टेबल भी मारे गए थे। इस शूटआउट के कुछ ही दिनों बाद मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। 12 मार्च 1993 को हुए इस ब्लास्ट में 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस केस की जांच करते हुए सीबीआई दाऊद इब्राहिम गैंग तक पहुंच गई थी। इसी जांच के दौरान ही 24 अक्टूबर 1993 को दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनका नाम था अहमद मंसूर और सुहैल अहमद। ये दोनों ही डी गैंग के शूटर थे, जिन्हें नई दिल्ली के सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रहने की जगह दी गई थी। सीबीआई के मुताबिक इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था तत्कालीन कांग्रेस नेता और खाद्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कल्पनाथ राय ने अपने निजी सचिव एसपी राय के जरिए करवाई थी। हालांकि बताने वाले एक और कहानी भी बताते हैं, जो सीधे तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़ती है। तब नरसिम्हा राव किसी बात को लेकर खाद्य राज्य मंत्री और घोसी के सांसद कल्पनाथ राय से नाराज चल रहे थे। उस समय उनके ऊपर चीनी घोटाले का आरोप लगा। बाद में उन पर टाडा भी लगा, क्योंकि जेजे शूटआउट में जिस एक शूटर वीरेंद्र राय का जिक्र था, वो यूपी पुलिस के सस्पेंडेड इंस्पेक्टर होने के साथ ही कल्पनाथ राय के भतीजे भी थे। और इसी वजह से कल्पनाथ राय ने वीरेंद्र राय समेत और लोगों को दिल्ली में रुकने की जगह मुहैया करवाई थी। इस जांच के दौरान ही सीबीआई को यह भी पता चला कि डी गैंग के कुछ लोगों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी दिल्ली में अपने घर में जगह दी थी। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया था और तब कल्पनाथ राय और एसपी राय के साथ ही ब्रजभूषण पर भी केस चलाने के लिए सीबीआई ने इजाजत मांगी थी। इसके बाद ब्रजभूषण पर टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उन्होंने गिरोंदे में सरेंडर कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ भेज दिया गया। ऐसे में 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। फिर से चुनावी मैदान में सामने थे मनकापुर के राजा आनंद सिंह। हालांकि इस बार आनंद सिंह कांग्रेस के हाथ के साथ नहीं, बल्कि साइकिल पर सवार थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का दामन थाम लिया था। इसके बावजूद भी वो केतकी सिंह से 80,000 वोटों से चुनाव हार गए। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में ही थे। एक दिन उन्हें एक पत्र मिला। पत्र अटल बिहारी वाजपेयी का था। इसमें उन्होंने लिखा था, सावरकर जी को याद करो जिन्हें उम्र कैद हुई थी। तुम तो बहादुर हो, धैर्य रखो और साहस बनाए रखो। हालांकि यह मुकदमा अदालत में टिक ही नहीं पाया और ब्रजभूषण शरण सिंह इस केस से बाइज्जत बरी हो गए। 1998 का लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण के लिए पहली बड़ी चुनावी हार लेकर आया। पहले ब्रजभूषण और फिर उनकी पत्नी केतकी से चुनाव हार चुके आनंद सिंह ने 1998 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा। सामने थे जेल से छूटकर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन उस चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह ने ब्रजभूषण को सियासी मात दे दी। करीब 25,000 के अंतर से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव हार गए। लेकिन ब्रजभूषण ने जल्दी ही पलटवार किया, क्योंकि लोकसभा भंग हो गई और 1999 में फिर से लोकसभा के चुनाव आ गए। फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह आमने सामने थे और इस बार ब्रजभूषण ने कीर्तिवर्धन को करीब 60,000 वोटों से मात दे दी।
साल 2004 का लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण सिंह की सियासत का टर्निंग पॉइंट था। जब लोकसभा के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने गोंडा से टिकट ना देकर उन्हें बलरामपुर भेज दिया। बलरामपुर वो लोकसभा क्षेत्र था जिससे कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद हुआ करते थे। गोंडा का टिकट मिला पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ल को और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी ब्रजभूषण का मायावती से टकराव। तब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। गोंडा में उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने उसी कार्यक्रम में गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करने की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण मायावती से भिड़ गए और बोले, जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी मैं ये नाम नहीं होने दूंगा। ब्रजभूषण ने इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और पदयात्रा निकाली। उनका तर्क था कि गोंडा की अपनी ऐतिहासिक पहचान है और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को पहली बार इसी जिले की जनता ने लोकसभा भेजा था। बात बनती ना देखकर ब्रजभूषण सीधे पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी के पास। वाजपेयी के हस्तक्षेप पर गोंडा का नाम तो नहीं बदला, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का टिकट गोंडा से काट दिया गया और उन्हें बलरामपुर भेज दिया गया, क्योंकि गोंडा का नाम बदलने के पीछे नानाजी देशमुख थे, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। तो उनके विरोध का मतलब ही था कुछ नुकसान, और नुकसान यही हुआ कि ब्रजभूषण की सीट बदलकर गोंडा से बलरामपुर कर दी गई। बलरामपुर में तब ब्रजभूषण के सामने थे सपा के दबंग बाहुबली नेता रिजवान जहीर। 1998 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के सांसद रहे सत्यदेव सिंह को 57,000 वोटों से हरा चुके थे। 1999 में जब उनके सामने बीजेपी ने बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को उतारा, तो रिजवान ने उन्हें भी 20,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। बलरामपुर में तो यहां तक नारे लगने लगे थे कि ऊपर भगवान, बलरामपुर में रिजवान। और साल 2004 में जब ब्रजभूषण इन्हीं रिजवान के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंचे, तो रिजवान के साथ ही ब्रजभूषण के कट्टर दुश्मन पंडित सिंह भी साथ हो लिए। लेकिन जब नतीजे आए तो ब्रजभूषण ने रिजवान जहीर को 52,000 वोटों से मात दे दी थी। वहीं जिस गोंडा को छोड़कर वो आए थे, वहां सपा की जीत हो गई थी, जबकि जिन घनश्याम शुक्ल को ब्रजभूषण की जगह टिकट दिया गया था, उनकी वोटिंग वाले दिन ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई और इसके लिए भी ब्रजभूषण को ही जिम्मेदार ठहराया गया। घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदिता शुक्ला ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखकर इस हादसे की जांच की मांग सीबीआई से करवाने की अपील की थी। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण इस मामले का विस्तार से जिक्र करते हुए बताते हैं, जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने दाह संस्कार कराया, मैंने पोस्टमार्टम करवाया, कलराज मिश्रा जी आए थे, मैंने रिसीव किया। 2 दिन तक सारे कार्यक्रम करता रहा, लेकिन विरोधियों ने कहा कि मैं ही सबसे पहले वहां कैसे पहुंच गया। विरोधियों ने अटल जी के भी कान भर दिए। मैं जीत कर दिल्ली पहुंचा, वहां हम और आदित्यनाथ जी खड़े थे। अटल जी आ रहे थे तो मैं दौड़ करके उनके पैर छूने के लिए गया, तो उन्होंने छड़ी से रोक दिया और कहा, मरवा दिया। मैंने कहा, किसको? तो उन्होंने कहा, उसको। अब गोंडा से कौन लड़ेगा? तो ब्रजभूषण ने कहा कि अटल जी, मैं आपको भगवान समझता था, वो एक्सीडेंट था। उन्होंने कहा, लिख कर दोगे सीबीआई जांच के लिए? तो मैंने कहा कि हां। 3 बार जांच हुई, कुछ नहीं निकला। लेकिन इसके बाद से ही ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी से मतभेद शुरू हो गया और इसी साल ब्रजभूषण शरण सिंह को भी व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 17 जून 2004 को उनके सबसे बड़े बेटे शक्ति सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शक्ति सिंह विकलांग थे और इसकी वजह से वो मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे। गोली उन्होंने अपने पिता ब्रजभूषण की लाइसेंसी पिस्टल से ही मारी थी और आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसमें शक्ति सिंह ने लिखा था, आप अच्छे पिता नहीं बन पाए, आपने हम भाई बहनों की सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखा, हमेशा अपने बारे में सोचा, हमारी चिंता नहीं की। इस बीच गोंडा नामकरण वाले प्रकरण के बाद मायावती ने भी व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी तो ठान ही ली थी। तो 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते गए। इनमें हत्या की कोशिश से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक के करीब 30 मुकदमे कायम हुए। हालात इतने खराब हो गए कि ब्रजभूषण को जिला बदर तक होना पड़ा। इस बीच साल 2008 में मनमोहन सरकार को पहली बार विश्वास मत का सामना करना पड़ा। तब अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी के पास मौका था और उसने 22 जुलाई 2008 को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
वोटिंग हुई और मनमोहन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई थी और बीजेपी का मानना था कि क्रॉस वोट करने वालों में बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। खुद बृजभूषण ने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि परमाणु करार के मुद्दे पर पहले मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव ने संपर्क किया तो मैंने क्रॉस वोटिंग की। नतीजा यह हुआ कि आडवाणी के नेतृत्व वाली कमेटी ने उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब बृजभूषण साइकिल पर सवार हो गए, उसी पार्टी में जिसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी और जिसके नेता पंडित सिंह से उनकी अदावत काफी मशहूर रही थी। लेकिन 2009 में दोनों एक हो गए। सपा ने उन्हें कैसरगंज से टिकट दिया। कैसरगंज लोकसभा में गोंडा जिले की 3 विधानसभाएं, तरबगंज, कर्नलगंज और कटरा बाजार के साथ ही बहराइच की 2 विधानसभाएं कैसरगंज और पयागपुर शामिल थी। साइकिल पर सवार बृजभूषण ने अपने नए लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ अवस्थी को करीब 70,000 वोटों से मात दी। इस जीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एक और भी जीत दर्ज की। यह वही जीत थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान भी किया। यह जीत थी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव की। बृजभूषण कुश्ती के शौकीन शुरू से ही थे। अपने इलाके में वो हमेशा दंगल करवाते रहते थे। इलाके के पहलवानों की सुख सुविधा का ख्याल वो हमेशा से ही रखते आए थे। तो साल 2011 में वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ गए। तब इस पद पर हरियाणा का दबदबा हुआ करता था। बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रत्याशी थे हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा। लगभग तय था कि जीत तो दीपेंद्र हुड्डा की ही होगी, क्योंकि केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन सारे कयासों को धता बताते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा को 2 वोटों से चुनाव हरा दिया और कुश्ती संघ पर काबिज हो गए। यह पहली बार था जब बृजभूषण शरण सिंह का जलवा उत्तर प्रदेश के बाहर भी देखने को मिला। इस कुश्ती संघ की कहानी पर वापस आएंगे। अभी के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां साल 2013 के ही लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा था और गोवा में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जब नरेंद्र मोदी का नाम तय कर दिया गया तो उसी दौरान भाजपा की नई टीम सक्रिय होती दिखने लगी। वाजपेयी तब सियासत के अवसान की ओर थे। आडवाणी ने गुस्से में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब उसका कोई खास मतलब था नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अब कोई ऐसा नेता नहीं था जो बृजभूषण शरण सिंह की मुखालफत कर सके। बृजभूषण बताते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा कि अमित शाह से मिलिए। उस वक्त नरेंद्र मोदी की नई टीम से अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। तो बृजभूषण ने झांसी में अमित शाह से मुलाकात की और फिर बृजभूषण की घर वापसी करवाई गई। वो साइकिल से उतरकर फिर से बीजेपी में आ गए और 2014 में उन्हें टिकट मिला, फिर से कैसरगंज से। उनके सामने थे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह के बारे में कहा जाता था कि खाता ना बही, जो पंडित सिंह कहे वही सही। पंडित सिंह गोंडा के नवाबगंज के बल्लीपुर गांव के रहने वाले थे, जो बिश्नोहरपुर के पास का ही गांव है। पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की अदावत की कहानी आज भी उस इलाके के लोगों के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, क्योंकि ये अदावत तब से ही शुरू हो गई थी जब बृजभूषण शरण सिंह हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर खुद को स्थापित कर रहे थे और पंडित सिंह खुद को मुलायम सिंह यादव के हनुमान के तौर पर स्थापित करने में लगे थे। और इन दोनों को ही ताकत मिलती थी उनके केंद्रीय नेतृत्व से। जब प्रदेश में 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो पंडित सिंह की ताकत बढ़ी और 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो बृजभूषण की ताकत बढ़ी और 1991 में सांसद बनने के बाद तो बृजभूषण का दबदबा कायम हो गया। कभी रेलवे के ठेके को लेकर, तो कभी गोंडा में सड़क बनाने को लेकर, तो कभी किसी समिति पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच शुरुआती दोस्ती रही थी। और ये दोस्ती शुरू हुई थी बृजभूषण शरण सिंह के एक और दोस्त रविंद्र सिंह के जरिए, जो पंडित सिंह के भाई थे। तकरीबन हर एक इंटरव्यू में अपने हाथ से हुई जिस हत्या का जिक्र बृजभूषण करते रहे हैं, वो हत्या भी बृजभूषण ने उसी की थी जिसने उनके दोस्त रविंद्र सिंह की हत्या की थी। हालांकि इसका पंडित सिंह की दोस्ती दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वक्त बीतने के साथ बृजभूषण की पंडित सिंह से दुश्मनी हो गई थी और ऐसी दुश्मनी हुई थी
पूरे इलाके में उन दोनों की दुश्मनी की कहानियां सुनाई जाने लगी। ऐसी ही दुश्मनी में एक दिन इटिया थोक ब्लॉक के मेहरीपुर गांव में दोनों के ही समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से गोलियां चली। इसके बाद तो दुश्मनी और बढ़ गई, लेकिन 1993 में हुई एक फायरिंग ने तो लखनऊ तक को हिला दिया था। वो 24 दिसंबर 1993 की तारीख थी। पंडित सिंह अपने गांव बल्लीपुर में ही अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान एक सफेद मारुति कार घर के सामने आकर रुकी। कार में हथियारबंद लोग थे जिन्होंने पंडित सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक यकीन ना हो गया कि पंडित सिंह मारे गए हैं। हमलावर तो गोलियां चलाने के बाद भाग गए। वहीं पंडित सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जैसे ही बात लखनऊ पहुंची, मुलायम सिंह यादव ने पंडित सिंह को एयरलिफ्ट करा के लखनऊ बुलवाया, इलाज करवाया और पंडित सिंह बाल बाल बच गए। पंडित सिंह पर फायरिंग के मामले में बृजभूषण पर हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। दोनों के बीच की लड़ाई यूं ही चलती रही थी, लेकिन 2014 वो पहला चुनाव था जब दोनों लोग सीधे आमने सामने चुनाव में टकराए थे। देवीपाटन मंडल का पूरा इलाका ही इन दोनों के आमने सामने आने की वजह से बेहद गरमाया हुआ था। लेकिन बृजभूषण ने इस चुनाव में अपने पुराने दोस्त से जानी दुश्मन और फिर सियासी प्रतिद्वंदी बने पंडित सिंह को मात दे दी। 2017 के चुनाव में बृजभूषण ने अपने बेटे प्रतीक को गोंडा विधानसभा से टिकट दिलवाकर विधानसभा भिजवा दिया। 2019 में बृजभूषण ने कैसरगंज से जीत की हैट्रिक लगाई। 2022 में बेटे प्रतीक को फिर से विधानसभा भेज दिया। हालांकि 2024 में वो खुद लोकसभा नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी कुश्ती का शौक उन पर भारी पड़ गया था। कुश्ती के ही खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के जंतर मंतर से। 18 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती का मान बढ़ाने वाले करीब 30 पहलवान धरना देने के लिए पहुंचे थे। इनमें विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवान शामिल थे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, बृजभूषण सिंह कैंप और टूर्नामेंट के दौरान महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते थे, सांस चेक करने के बहाने गलत तरीके से छूते थे और अश्लील हरकतें करते थे। कुश्ती महासंघ में तानाशाही और डर का माहौल था। इन आरोपों के साथ ही पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांगा। तब बृजभूषण सिंह ने इस आंदोलन को राजनीतिक करार देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। वहीं खेल मंत्रालय के दखल और जांच कमेटी बनाने के आश्वासन के बाद पहलवानों ने भी जंतर मंतर का धरना खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्री हुआ करते थे अनुराग ठाकुर। 23 जनवरी 2023 को 2 कमेटी बनाई गई। पहली कमेटी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने बनाई। उस कमेटी की अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया, जिसमें मैरी कॉम के अलावा डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 और वकीलों को शामिल किया गया। दूसरी कमेटी खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई। इस कमेटी की चेयरपर्सन भी मैरी कॉम ही थी, जिसमें योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, राजगोपाल, राधा श्रीमन और बबीता फोगाट शामिल थे। लेकिन जब बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अप्रैल 2023 में यह धरना फिर शुरू हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में दिल्ली पुलिस की ओर से खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। और फिर दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल 2023 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। दूसरी एफआईआर में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और धमकी के आरोप थे, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D के तहत केस दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। सारे सबूत और गवाहों के बयान लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस केस में चार्जशीट दाखिल की। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो वाले मुकदमे को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दी और कहा कि इस केस में कोई सबूत नहीं है। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी थी। पहलवानों का आंदोलन और बृजभूषण का बचाव अब जाट बनाम राजपूत की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। सबकी नजर कैसरगंज पर थी कि वहां क्या होगा। कैसरगंज को छोड़कर बीजेपी ने लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी।
कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तब बृजभूषण से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि टिकट आपको नहीं मिलेगा, हां, आप किसी दूसरे का नाम सुझाइए, टिकट उसे मिल जाएगा। लेकिन बृजभूषण खुद टिकट चाहते थे। उनका मानना था कि टिकट कटने का मतलब यह है कि पार्टी उन्हें दोषी मानती है। वहीं बीजेपी बृजभूषण की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि देवीपाटन मंडल में बृजभूषण का दबदबा था ही ऐसा। तो नामांकन के आखिरी दिन बृजभूषण ने तय किया कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। जब इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को हुई तो बताने वाले बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह को फोन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अपने बेटे करण भूषण का नामांकन करवाइए। एक बेटा पहले से विधायक था, दूसरे बेटे के लिए लोकसभा का ऑफर सीधे गृह मंत्री का था, तो बृजभूषण मना नहीं कर पाए। करण भूषण सिंह का नामांकन हुआ और करण ने पिता की कैसरगंज की सीट करीब 1.5 लाख वोट से जीत ली। गाना फिर से ट्रेंड करने लगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इस बीच 26 मई 2025 में बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो वाला केस बंद हो गया, क्योंकि नाबालिग पहलवान और उसके पिता अपने पुराने बयान से मुकर गए थे। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट 2023 में ही दाखिल कर दी थी, तो कोर्ट ने भी मामला रफा दफा कर दिया। वहीं दूसरे केस का ट्रायल अब भी चल रहा है, जिसमें कोई फैसला अब तक नहीं आया है। लेकिन इस दौरान कुश्ती महासंघ में भी कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष भी बृजभूषण शरण सिंह के ही खास संजय सिंह है, जिन्होंने कुश्ती महासंघ के चुनाव में अनीता शौरान को मात दी थी। दिसंबर 2023 में हुए कुश्ती महासंघ के चुनाव में बृजभूषण की ओर से उम्मीदवार थे संजय सिंह। वहीं पहलवानों ने अपना उम्मीदवार बनाया था अनीता शौरान को। 21 दिसंबर को हुए उस चुनाव में संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि अनीता शौरान को महज 7 ही वोट मिले थे। इस जीत के बाद ही वो गाना बनाया गया जो अब बृजभूषण शरण सिंह की पहचान के साथ जुड़ चुका है। वो गाना है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। संजय सिंह ने अपनी जीत के तुरंत बाद गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप करवाने का ऐलान कर दिया। वहीं संजय सिंह की जीत से आहत होकर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने की घोषणा कर दी। विनेश फोगाट ने भी अपना मेडल लौटाने के लिए कह दिया। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। तो फिर 24 दिसंबर 2023 को खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के नए चुनाव को रद्द कर दिया। हालांकि मार्च 2025 में कुश्ती महासंघ को बहाल कर दिया गया। संजय सिंह फिर से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन गए, तो फिर से देवीपाटन मंडल में गाना बज उठा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यह बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ही है कि अपने जन्मदिन के मौके पर कथा के दौरान उन्होंने पूर्वांचल के 4 बाहुबलियों पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह, सैदपुर विधायक सुशील सिंह और एमएलसी विनीत सिंह को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यह उनका दबदबा ही है कि इस जन्मदिन पर उन्हें जो घोड़ा गिफ्ट में मिला उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, क्योंकि उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए की थी। यह बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ही है कि जब बाबा रामदेव के खिलाफ बोलने से बड़े बड़े लोग कतराते रहे, तो बृजभूषण ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके घी को नकली करार दे दिया। अब भी बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। एक बेटा विधायक तो दूसरा सांसद है। खुद की उम्र 70 की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो फिर से लोकसभा जाएंगे। समय आने पर बताएंगे कि क्षेत्र कौन सा होगा, क्योंकि वो कहते हैं हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, साधु नहीं है। हमें जनता की वजह से नहीं, बल्कि परिस्थिति जन्य कारणों से रिटायर किया गया था। ये परिस्थिति जन्य कारण ही थे कि बृजभूषण राजनीति में आए। ये परिस्थिति जन्य कारण ही थे कि बृजभूषण पर एक के बाद एक 38 मुकदमे दर्ज हुए। ये परिस्थिति जन्य कारण ही थे कि वो कई मुकदमों में जेल जाने के बाद भी एक भी मुकदमे में दोषी साबित नहीं हो पाए। ये परिस्थिति जन्य कारण ही थे कि इतने दबदबे के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला। और अब ये परिस्थिति जन्य कारण ही है कि वो एक बार फिर से लोकसभा जाने के लिए तैयार हैं।
उन्हें मलाल शायद इस बात का भी है कि 6 बार सांसद बनने के बावजूद वो कभी केंद्र में मंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, जबकि कभी उनके धुर विरोधी, कभी उनके सामने लोकसभा में बुरी तरह मात खाने वाले नेता और 2014 से भाजपा की राजनीति करने वाले कीर्तिवर्धन सिंह मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के लिए लोकसभा में वापसी की बेचैनी के लिए इतना परिस्थिति जन्य कारण तो पर्याप्त है ही। बाकी तो बृजभूषण शरण सिंह की एक पहचान नंदिनी नगर से भी है। उन्होंने गोंडा और तराई के पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा पहुंचाने के मकसद से 11 नवंबर 1994 को एक डिग्री कॉलेज बनाया। इस कॉलेज का नाम रखा गया नंदिनी नगर। इस नाम के पीछे भी बृजभूषण तर्क देते हुए बताते हैं, गोंडा का पुराना नाम गोनर्थ था। वो ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि थी। उनके पास एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था नंदिनी। उसी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए मैंने कॉलेज का नाम नंदिनी नगर रखा है। लेकिन इस कॉलेज ने ना सिर्फ लोगों को पढ़ाया है, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह की राजनीति को विस्तार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक कॉलेज से 2 कॉलेज, 4 कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज बनाते बनाते बृजभूषण ने अयोध्या गोंडा नेशनल हाईवे के 100 किलोमीटर के दायरे में कुल 55 संस्थान खड़े किए हैं। लॉ कॉलेज, फार्मेसी संस्थान, स्पोर्ट्स एकेडमी और एग्रीकल्चरल कॉलेज जैसे कई संस्थान शामिल हैं, जिनमें 80,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और करीब 3500 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही बृजभूषण की पूरी राजनीति की रीढ़ है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनका वोट बैंक है, बल्कि उनके लिए हर मुश्किल दौर में खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। बाकी हर साल होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता और दूसरी प्रतियोगिताओं के जरिए बृजभूषण ने ना सिर्फ खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों से डायरेक्ट कनेक्ट बनाया है, बल्कि युवाओं को भी उनसे सीधे जोड़ दिया है। और ऐसे में जब भी चुनाव आता है, उनके कॉलेज से जुड़े लोग, उनका स्टाफ, उनके छात्र और उनके खिलाड़ी उनकी चुनावी मशीनरी की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें जीत में सहूलियत मिल जाती है। बाकी तो बृजभूषण शौकीन आदमी है। उनके परिवार की घोषित संपत्ति ही करीब करीब 100 करोड़ की है। अभी उनके घोड़े के बारे में दुनिया जानती है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। और भी घोड़े हैं जिनके लिए अस्तबल बने हुए हैं। गायों का शौक है जिसके लिए शेड्स बने हुए हैं। गाड़ियों का शौक है जिसके लिए गैराज बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर का शौक है जिसके लिए हेलीपैड बने हैं। ऐसे शौक के बीच गुजरते वक्त के साथ अपनी राजनीति में बृजभूषण ने खुद को सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि राजपूत समाज के एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसमें बृजभूषण के खिलाफ बोलने का मतलब पूरे राजपूत समाज के खिलाफ बोलने जैसा हो गया है। मनकापुर के राजा से टकराव शुरू होने के बाद ही बृजभूषण ने खुद को क्षत्रियों के नेता के रूप में भी पेश करना शुरू कर दिया था, जिसका आज का नतीजा ये है कि जब अवध और पूर्वांचल में 2 राजपूत नेता अभय सिंह और धनंजय सिंह एक दूसरे से टकराते हैं, तो बृजभूषण ही उन्हें सलाह देते हैं कि सांसद विधायक को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एक और कद्दावर नेता राजा भैया की जब बात आती है, तो बृजभूषण उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं और राजा भैया भी उन्हें बड़ा भाई ही मानते हैं। बृजभूषण से जब सवाल पूछा जाता है कि राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो वो बेहिचक राजनाथ सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन सच तो अब सबको पता है कि बृजभूषण पर जब भी कोई संकट आया है, पूरा राजपूत समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। पहलवानों के मुद्दे पर जब जाट संगठन बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो राजपूत संगठन बृजभूषण के साथ थे और राजपूत समाज का कोई भी बड़ा प्रभावशाली नेता, चाहे वो राजा भैया हो या धनंजय सिंह, सबके सब एक सुर में बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही खड़े नजर आ रहे थे। बाकी तो कहने वाले कहते हैं कि बृजभूषण के खिलाफ 38 मुकदमे हैं और एक वक्त में ये बात सच भी थी। 1974 से 2007 के बीच बृजभूषण पर कुल 38 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में चोरी से लेकर दंगा, हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और आपराधिक षड्यंत्र तक के मामले थे। टाडा से लेकर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक के मामले थे, लेकिन एक भी मुकदमे में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। एक एक करके वो सब में बरी होते चले गए और आज की तारीख में भी बृजभूषण शरण सिंह को एक भी मुकदमे में कोई सजा नहीं है। आज भी वो पूरी ठसक के साथ अपनी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति को चुनौती देने वाला भी फिलवक्त देवी पाटन के उस पूरे इलाके में कोई मौजूद नहीं है। यही वजह है कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी टकरा जाते हैं,
साफ साफ कह देते हैं, मैं अपनी शर्तों पर राजनीति करता हूं। पहलवानों के मुद्दे पर जब पूरा विपक्ष एकजुट था और बृजभूषण के खिलाफ था, बीजेपी में भी लोग बृजभूषण के खिलाफ थे। खुद केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता ने बृजभूषण शरण सिंह से चुनाव से पीछे हटने को कहा। तब भी अपने दबदबे की वजह से आखिरी दिन वो बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। ये उनकी काबिलियत ही है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनके साथ तल्ख हुए रिश्ते सुधारने की पहल करनी पड़ती है और बृजभूषण शरण सिंह के 2023 के दिए बयान का अक्षरशः पालन करना पड़ता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के बृजभूषण के जन्मदिन के कार्यक्रम में ना जाने के बाद बृजभूषण की ओर से यह कहा गया था कि अब मैं तभी मिलूंगा जब बुलाएंगे। योगी चाहते तो नहीं बुलाते, लेकिन ये देवी पाटन मंडल की सियासत में उनका वर्चस्व ही है कि मुख्यमंत्री को पहल करनी पड़ी, बुलाना पड़ा और वो गए भी, जिसके बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई। ये उनकी सियासी मजबूती ही है कि वो खुलकर मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, तब भी बीजेपी नेताओं को चुप्पी साधनी पड़ती है। जब पूरी बीजेपी अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी साबित करने पर तुल जाती है, तो बृजभूषण अखिलेश को अपना छोटा भाई बताते हैं, उन्हें कृष्ण का वंशज बताते हैं, उन्हें धार्मिक आदमी बताते हैं, उनके बयानों को उनकी सियासी मजबूरी बताते हैं, और तब भी बीजेपी के अंदर से एक भी आवाज बृजभूषण के खिलाफ बाहर नहीं आती। और ऐसे में उनके समर्थक फिर से यह गाना बजाने लगते हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो ये थी बृजभूषण शरण सिंह की जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी, जिसे कैमरा के पीछे शूट किया है मेरे साथी इरशाद ने। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट कर यह भी बताइएगा कि किस्सा के अगले एपिसोड में आप कौन सी कहानी या कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।